यह कहानी है दो ऐसे बच्चों की जिनके पास रहने को छत नहीं थी और ओढ़ने को कंबल। उनके जीवन में कुछ था तो सिर्फ अपमान और भूख। लेकिन इन बच्चों ने शहर के सबसे अमीर आदमी की मदद की। कैसे, ये जानकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। शहर की सर्द सुबह थी। कोहरा अभी छंटा भी नहीं था कि फटी हुई एक पुरानी बोरी के नीचे दबे दो शरीर थरथरा उठे। ये थे साहिल और चुटकी। साहिल की उम्र महज 10 साल होगी, लेकिन कंधों पर जिम्मेदारी किसी बुजुर्ग से कम नहीं। और उसकी छोटी बहन चुटकी, जिसकी उम्र मुश्किल से 7 साल रही होगी, जिसकी आंखों में बचपन की चमक अब भूख की गहराई में खोती जा रही थी। उनके पास न घर था, न ही कोई अपना। बस एक फटी हुई कमीज थी, जिसके छेद से ठंडी हवा उनके सीने को छलनी कर देती थी। माँ बाप कोई नहीं। कहाँ चले गए, कब चले गए, किस हाल में गए, ये सवाल अब उनकी यादों में भी धुंधले पड़ चुके थे। साहिल ने चुटकी का हाथ कसकर पकड़ धा और बोला, चुटकी, आज हिम्मत मत हारना। कल रात भी हम खाली पेट सोए थे। आज कम से कम एक वक्त की रोटी का जुगाड़ करना ही होगा। वे जाकर शहर के सबसे बड़े होटल रॉयल पैलेस के बाहर खड़े हो गए। वहां से निकलने वाली खुशबू उनके पेट की आग को और भड़का रही थी। तभी एक आलीशान कार रुकी। एक अमीर आदमी अपने बच्चों के साथ उतरा, जिन्होंने कीमती जैकेट और जूते पहने थे। चुटकी धीरे से आगे बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। बाबूजी, 2 दिन से भूखी हूं, भगवान के नाम पर 5 रुपये दे दो। उस आदमी ने घृणा से अपनी नाक सिकोड़ी। हट यहां से, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। तुम जैसे भिखारी बच्चों ने शहर गंदा कर रखा है। इतना कहकर उसने चुटकी को जोर से पीछे धकेला। चुटकी का पैर फिसला और वह सीधे सड़क के किनारे भरे गंदे नाले के पानी में जा गिरी। उसके हाथ छिल गए। कीचड़ उसके चेहरे पर लग गया। वह रोने लगी। साहिल भागा भागा आया और उसे उठाया। आसपास के लोग मदद करने के बजाय रुककर तमाशा देखने लगे। कुछ लोग तो मोबाइल से वीडियो बना रहे थे और कुछ हंस रहे थे। एक दुकानदार चिल्लाया, ओए छोकरे, यहां भीड़ मत लगा, आगे बढ़ वरना पुलिस बुला लूंगा। अपमान के घूंट पीकर वे दोनों एक पार्क के कोने में बैठ गए। साहिल ने अपनी फटी कमीज के कोने से चुटकी का चेहरा साफ किया। साहिल की आंखों में आंसू थे, पर वह रो नहीं सकता था। उसने सोचा, क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें भूख नहीं लगती? क्यों लोग हमें देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, जैसे हमें छूने से उन्हें कोई बीमारी हो जाएगी? उसी शहर के दूसरी तरफ राजवर्धन नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपनी लग्जरी कार से एक बहुत जरूरी डील के लिए निकल रहा था। वह करोड़ों का मालिक था, लेकिन आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में भारी ट्रैफिक के कारण वह पैदल ही शॉर्टकट लेने के लिए एक तंग गली से गुजरने लगा। भीड़ भाड़ वाले उस इलाके में किसी शातिर जेब कतरे ने राजवर्धन का बटुआ, पर्स उठा लिया। उस बटुए में न केवल रुपए थे, बल्कि उनके जरूरी कार्ड्स और उस डील के पेपर की चाबी भी थी। जब राजवर्धन को एहसास हुआ कि उनका पर्स चोरी हो गया है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराकर लोगों से मदद मांगने लगे। वह एक आदमी के पास गया और बोला, साहब, मेरा सब कुछ लूट गया। मेरा पर्स चोरी हो गया है। उसमें मेरी फैक्ट्री की चाबियां और जरूरी कागजात थे। मुझे बस एक फोन करने दीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उस आदमी ने राजवर्धन को ऊपर से नीचे देखा। राजवर्धन के कपड़े पसीने और धूल से खराब हो चुके थे। उस आदमी ने सोचा कोई ठग है। उसने कहा, नया तरीका निकाला है भीख मांगने का, जाओ यहां से, मुझे देर हो रही है। राजवर्धन हैरान थे। जो कल तक दूसरों की मदद करते थे, आज वही सड़क पर लाचार थे। कोई उन पर विश्वास नहीं कर रहा था। हार मानकर वे चौराहे के पास एक बेंच पर सिर पकड़ बैठ गए। वहीं साहिल अपनी बहन के साथ एक टूटा कटोरा लेकर सड़क के किनारे बैठ गया। दिन चढ़ता गया, धूप तेज होती गई। कटोरे में कभी 2 रुपये, कभी 5 रुपये और कई बार कुछ भी नहीं। भूख जब रोज की मेहमान बन जाए तो इंसान खुद से भी नजरें चुराने लगता है। शाम तक दोनों के पास सिर्फ इतने पैसे थे कि एक सूखी रोटी भी पूरा पेट नहीं भर सकती थी। चुटकी ने धीमी आवाज में पूछा, भैया, आज खाना मिलेगा ना? साहिल ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन साहिल जानता था, आज फिर दोनों को आधे पेट सोना पड़ेगा। और तभी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में इन बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं था। जब वो चलते हुए अपने जा रहे थे, तब साहिल का पैर किसी चीज से टकरा गया। नीचे देखा तो एक पुराना फटा हुआ पर्स पड़ा था। साहिल ने उसे उठाया। उसने पर्स खोला और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। उसके अंदर 500 के नोटों की गड्डी थी, पूरे 5000 रुपये। इतने पैसे उन बच्चों ने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ नहीं देखे थे। छुटकी की आंखें चमक उठीं।
उसने अपनी चोट का दर्द भुला दिया। भाई, भाई देखो, इतने सारे पैसे, आज हम गरम गरम समोसे खाएंगे, मैं दूध भी पीऊंगी, और भाई तुम्हारे लिए एक कंबल भी आ जाएगा, अब हमें ठिठुरना नहीं पड़ेगा। साहिल के हाथ कांप रहे थे। एक तरफ उसकी बहन की भूख और उसकी छिल्लन थी, और दूसरी तरफ वे पैसे। समाज ने उन्हें सिर्फ धक्के दिए थे, तिरस्कार दिया था। आज मौका था कि वे उन पैसों से अपनी दुनिया बदल सकें। लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़े, उन्हें सड़क के किनारे एक आदमी बेचैनी से इधर उधर देखता दिखा। उसके कपड़े अच्छे थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो आदमी हर किसी से पूछ रहा था, भाई साहब, थोड़ी मदद कर दीजिए, कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन कोई नहीं रुक रहा था। कुछ लोग उसे धक्का देकर आगे बढ़ गए, कुछ ने ऐसे देखा जैसे वो कोई भिखारी हो, और आखिरकार वो आदमी थक कर फुटपाथ पर बैठ गया। वह राजवर्धन था, शहर का नामी व्यापारी, लेकिन इस वक्त उसकी हालत उन गरीब बच्चों से भी बदतर लग रही थी। वह अपना सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। उसे लग रहा था कि आज उसकी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। उसे अपनी गरीबी का एहसास पहली बार हो रहा था। वह गरीबी जो पैसों की नहीं, इंसानियत की थी। साहिल और चुटकी दूर से यह सब देख रहे थे। उनके हाथ में 5,000 रुपये थे, जिससे उनकी जिंदगी के कई दिन संवर सकते थे। साहिल के एक हाथ में 5,000 रुपये थे और दूसरे हाथ में उसकी छोटी बहन चुटकी का कांपता हुआ हाथ। उसके कानों में चुटकी की वह आवाज गूंज रही थी, भाई आज हम भरपेट खाना खाएंगे। साहिल ने उस आदमी राजवर्धन की तरफ देखा। वह शख्स जो कपड़ों से तो राजा लग रहा था, लेकिन इस वक्त उसकी बेबसी किसी भिखारी से भी ज्यादा गहरी थी। वह अपनी महंगी घड़ी को बार बार देख रहा था और सड़क पर गुजरने वाली हर कार को उम्मीद से देखता, लेकिन कोई नहीं रुकता। चुटकी ने साहिल का कुर्ता खींचा और फुसफुसाते हुए कहा, भाई क्या सोच रहे हो, चलो ना, सामने वाली दुकान पर खुशबू आ रही है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। साहिल ने पर्स की तरफ देखा और फिर उस रोते हुए आदमी की तरफ। उसने देखा कि उस आदमी के हाथ कांप रहे हैं और वह बड़बड़ा रहा था, सब बर्बाद हो जाएगा, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो हजारों मजदूरों का घर उजड़ जाएगा, कोई तो मदद करो। साहिल का दिल पसीज गया। उसे याद आया कि जब उसे धक्का दिया गया था तो उसे कैसा लगा था। उसने चुटकी की आंखों में आंखें डालकर कहा, चुटकी, अगर हम ये पैसे रख लेंगे तो हमारा पेट तो भर जाएगा, लेकिन शायद इस अंकल का सब कुछ छिन जाएगा। देख, ये कितने परेशान हैं। चुटकी छोटी थी, पर गरीबी ने उसे वक्त से पहले समझदार बना दिया था। उसने एक लंबी सांस ली और अपना सूखा गला साफ करते हुए बोली, भाई तुम ठीक कह रहे हो, हम तो रोज भूखे रहते हैं, आज भी रह लेंगे, पर ये अंकल तो रो रहे हैं, शायद इन्हें हमसे ज्यादा जरूरत है। साहिल ने साहस जुटाया और राजवर्धन की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे दोनों गंदे कपड़ों वाले बच्चे राजवर्धन के पास पहुंचे, राजवर्धन ने उन्हें देखा और चिढ़कर बोले, देखो बच्चों, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मैं खुद सब कुछ खो चुका हूं, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। गरीबी ने इन बच्चों से सब कुछ छीना था, सिवाय इंसानियत के। साहिल खड़ा हुआ था। उसने जेब से वो पर्स निकाला और कहा, अंकल, आज हमें ये पैसे मिले थे, हम खाना खाने जा रहे थे। राजवर्धन आश्चर्य से साहिल की तरफ देखा। साहिल की आवाज हल्की कांप रही थी। उसने कहा, आप ये ले लो, हम तो रोज ही भूखे रहते हैं, आज भी रह लेंगे। ये कहते हुए साहिल ने पर्स उस आदमी के सामने रख दिया। एक पल के लिए वो आदमी कुछ समझ ही नहीं पाया। आदमी, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? चुटकी मुस्कुराई। अंकल, आप परेशान मत हो, हम ठीक हैं। जिस बच्चे ने कभी भरपेट खाना नहीं खाया, वो आज किसी और की भूख मिटा रहा था। राजवर्धन के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बिना इजाजत बहने लगे। उसने साहिल के हाथ पकड़े। बेटा, मुझे नहीं पता मैं कौन सा पुण्य लेकर आया हूं जो आज मुझे तुम जैसे बच्चे मिले। राजवर्धन ने पर्स खोला। 5,000 रुपये देखकर वो सन्न रह गया। इतने पैसे और तुम? वो बोल नहीं पा रहा था। राजवर्धन ने पैसे वापस साहिल की तरफ बढ़ाए और कहा, नहीं बेटा, मैं ये नहीं ले सकता। साहिल ने सिर हिला दिया। अंकल, अगर आप नहीं लोगे तो हमें बुरा लगेगा, चुटकी ने मासूमियत से कहा, और अगर आप परेशान रहे तो हमें नींद नहीं आएगी। ये सुनकर राजवर्धन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। शहर के बीचों बीच एक अमीर आदमी 2 गरीब बच्चों के सामने सबसे गरीब हो गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस शहर के बड़े बड़े लोगों ने उसे दुत्कार दिया, वहां इन 2 फटेहाल बच्चों ने उसकी मदद की। उसने पूछा, तुमने खाना खाया? सुबह से कुछ खाया है तुम दोनों ने? चुटकी ने मासूमियत से कहा, नहीं अंकल,
कल रात से कुछ नहीं खाया। हम इन पैसों से खाना खाने ही जा रहे थे, पर आपको रोते देखा तो लगा कि आप हमसे ज्यादा दुखी हैं। राजवर्धन के सीने पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। उसे अपनी अमीरी पर शर्म आने लगी। वह सोचने लगा कि वह कितना छोटा इंसान है और ये बच्चे कितने महान। उस समय बो जल्दी में था, उसकी मीटिंग का समय हो चुका था, लेकिन वह बच्चों को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए राजवर्धन ने अपनी जेब से एक पेन निकाला और एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर साहिल को दिया। उसने कहा, बेटा, मुझे अभी एक बहुत जरूरी काम से जाना है, लेकिन तुम दोनों यहीं रुकना, मैं वापस आऊंगा। वादा करो तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। साहिल ने वादा तो कर दिया, लेकिन क्या राजवर्धन वाकई वापस आएगा, या यह भी एक अमीर आदमी का झूठा वादा था? राजवर्धन तो पैसे लेकर और ऑटो पकड़ के निकल गया, लेकिन पीछे छोड़ गया दो मासूम जिंदगियां जो उम्मीद और भूख के बीच झूल रही थीं। साहिल के हाथ में वह छोटा सा कागज का टुकड़ा था, जिस पर कुछ लिखा था जिसे वह पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गया था। छुटकी ने अपनी सूखी हुई आंखों से कार को ओझल होते देखा और फिर साहिल का हाथ पकड़ डाकर पूछा, भाई, क्या वो अंकल सच में वापस आएंगे, या उन्होंने भी बाकी लोगों की तरह हमें टाल दिया? साहिल ने कागज को अपनी फटी जेब में संभाल कर रखते हुए कहा, पता नहीं छुटकी, पर उनकी आंखों में सच्चाई थी। उन्होंने वादा किया है और हमें इंतजार करना चाहिए। सूरज अब सिर पर आ चुका था। तपती सड़क से उठती भाप बच्चों के नंगे पैरों को जला रही थी। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, पर राजवर्धन का कोई पता नहीं था। भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। छुटकी का चेहरा पीला पड़ने लगा था और उसे चक्कर आने लगे। वह सड़क के किनारे एक पेड़ की छांव में बैठ गई। तभी पास के एक ढाबे से ताजी रोटियों और सब्जी की महक आई। साहिल ने सोचा कि क्यों ना वह दुकानदार से एक रोटी मांग ले। वह हिम्मत जुटाकर ढाबे के पास गया। साहब, मेरी बहन बहुत भूखी है, क्या एक बासी रोटी मिल जाएगी? कल वो अंकल आएंगे तो मैं आपके पैसे चुका दूंगा, साहिल ने गिद्धाते हुए कहा। ढाबे वाले ने गुस्से में एक डंडा उठाया और चिल्लाया, भाग यहां से, सुबह से तीसरा भिखारी आया है। वो अंकल तुझे पैसे देने आएंगे? शक्ल देखी है अपनी। वो अमीर लोग सिर्फ काम निकालने के लिए मीठी बातें करते हैं। चल, हवा आने दे। साहिल वापस छुटकी के पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। वह सोचने लगा, क्या मैंने गलती की? उन 5,000 रुपयों से मैं छुटकी को डॉक्टर को दिखा सकता था, उसे भरपेट खाना खिला सकता था। क्या मैंने एक अजनबी पर भरोसा करके अपनी बहन की जान खतरे में डाल दी? शाम होने को आई थी। आसमान में लाली छा गई थी, लेकिन इन बच्चों की जिंदगी में अंधेरा बढ़ रहा था। छुटकी की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसने रोते हुए कहा, भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भूख नहीं, अब बस नींद आ रही है। साहिल ने उसे अपनी गोद में लिटा लिया। वह बार बार सड़क की तरफ देखता कि शायद वह बड़ी कार फिर से दिखे। हर गुजरती कार की हेडलाइट उसकी आंखों में उम्मीद जगाती, लेकिन वह कार पास आकर आगे निकल जाती। अचानक वहां पुलिस की एक गाड़ी रुकी। एक हवलदार उतरा और साहिल के पास आया। ए लड्डके, यहां क्या कर रहे हो? और ये जेब में क्या छिपा रखा है? निकाल बाहर, हवलदार ने कड़डी ढाई से पूछा। साहिल घबरा गया। उसने कांपते हाथों से वह कागज का टुकड़ा निकाला। हवलदार ने उसे छीन लिया और टॉर्च की रोशनी में पढ़ा। जैसे ही उसने कागज पढ़ा, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। हवलदार ने हैरानी से पूछा, ये कागज तुझे किसने दिया? साहिल डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे लगा शायद वह कागज कोई मुसीबत है, लेकिन उस कागज पर ऐसा क्या लिखा था जिसने पुलिस वाले के तेवर बदल दिए? क्या राजवर्धन ने बच्चों को फंसाने के लिए कोई चाल चली थी, या यह उनकी किस्मत खुलने का इशारा था? हवलदार ने उस कागज को एक बार फिर ध्यान से पढ़ा। उस पर लिखा था, ये बच्चे मेरे फरिश्ते हैं, इन्हें सम्मान के साथ मेरे दफ्तर पहुंचाया जाए। नीचे राजवर्धन का निजी नंबर और हस्ताक्षर थे। हवलदार, जो कुछ देर पहले चिल्ला रहा था, अब अपनी टोपी ठीक करते हुए बोला, बेटा, तुम लोग यहां हो। राजवर्धन सर ने पूरे शहर की पुलिस को तुम्हारी तलाश में लगा रखा है। चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। साहिल और छुटकी डरे हुए थे, लेकिन हवलदार ने उन्हें बड़े प्यार से गाड़ी में बिठाया। कुछ ही देर में गाड़ी शहर की सबसे बड़ी इमारत राजवर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सामने रुकी। जैसे ही फटे कपड़ों में वो दो मासूम बच्चे दफ्तर के अंदर दाखिल हुए, वहां मौजूद सूट बूट पहने बड़े बड़े अधिकारी उन्हें हैरानी से देखने लगे। कल तक जिन्हें लोग धक्का मारकर गिरा देते थे, आज उनके लिए दफ्तर का मुख्य दरवाजा खोला गया था। तभी सामने से राजवर्धन दौड़ते हुए आए। उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने बिना अपनी महंगी शेरवानी की परवाह किए उन दोनों बच्चों को गले लगा लिया। राजवर्धन बोले, मुझे माफ कर देना बच्चों, मेरी मीटिंग में ऐसी अड़चन आई कि मुझे आने में देर हो गई। मुझे लगा तुम लोग चले गए होंगे। राजवर्धन ने तुरंत अपने स्टाफ से कहा कि उनके लिए शहर का सबसे अच्छा खाना मंगवाया जाए।
साहिल और चुटकी ने पहली बार मेज पर बैठकर इतना सारा खाना देखा, लेकिन साहिल ने पहला निवाला तोड़ने से पहले राजवर्धन की तरफ देखा और पूछा, अंकल, क्या आप सच में वही हैं जो कल सड़धक पर रो रहे थे? राजवर्धन मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, कल मैं अपनी दौलत की वजह से नहीं, बल्कि इंसानियत की तलाश में रो रहा था। तुमने मुझे सिखाया कि अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा है, बल्कि अमीर वो है जिसका दिल बद्धा है। राजवर्धन ने पूरी सभा के सामने घोषणा की, आज से इन बच्चों का कोई मजाक नहीं उठाएगा। साहिल और चुटकी आज से मेरी जिम्मेदारी है। ये शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और एक शानदार घर में रहेंगे। और हाँ, जिस दुकानदार ने इन्हें धक्का दिया था, उसे मैंने सबक सिखा दिया है। चुटकी की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि चमक थी। उसने राजवर्धन का हाथ पकड़ा और कहा, अंकल, अब हमें कभी भूख से रोना तो नहीं पड़ेगा ना? राजवर्धन ने उसकी छोटी सी हथेली को चूमा और कहा, कभी नहीं बेटी, अब तुम्हारी पढ़ाई और खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है। वह रात साहिल और चुटकी के लिए एक नई सुबह लेकर आई। समाज ने उन्हें कचरा समझा, लेकिन उनकी ईमानदारी ने उन्हें वह मुकाम दिलाया जो बद्धे बद्धे अमीर नहीं पा सकते। सच्चाई तो यही है कि फटे कपड़ों के पीछे अक्सर एक फरिश्ता छुपा होता है। अगर आप किसी की मदद कर सकें तो जरूर करें, क्योंकि क्या पता खुदा आपको किसकी शक्ल में आजमा रहा हो। दोस्तों, आपको ये कहानी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना, और आप इस वीडियो को देश के किस कोने से देख रहे हो, यह भी जरूर बताना।